Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself Sengundar Silakshna. I will be teaching you economics. Students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 2 Indicators and Development, which means we have already seen many part of this chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as you all know, before starting any current portion, we are always seeing a short summarization of the portion that we have seen on the previous video, because it can give you a short revision related to the topic that was covered on the previous portion, and again a continuity can be maintained in the portion to remember the chapter in a very well manner. So what we have seen on the previous portion, प्रीवियसली हमने देखा था एक्चुअली लिमिटेशंस ऑफ द पर कैपिटा इनकम। जैसे नेशनल इनकम में कुछ सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम है, काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है, एस्टीमेट है और रेदर देन दैट एवरेज है, और उसके अलावा धोखे देने वाला इंडिकेटर। ऐसे हमने 5 पॉइंट बहुत ही डिटेल में देखा। उसके बाद हमने PQLI को एक बेस्ट इंडिकेटर के तरीके से देखा, नेक्स्ट उसमें क्या इंप्रूवमेंट है और PQLI का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस पोर्शन में देखा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अब एक छोटा सा समराइजेशन कर लेते जिससे आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपकी रिवीजन हो जाए, ताकि हम आज की टॉपिक को भी अच्छी तरीके से समझ पाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द प्रीवियस पोर्शन दैट वी हैव सीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन। अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी नेशनल इनकम की तरह ही डिराइव किया जाता है। नेशनल इनकम में पॉपुलेशन के साथ उनका नेशनल इनकम निकाला जाता है, बट पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय जब पॉपुलेशन करते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है, एवरेज आता है, उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो ये कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये क्यों हमारे लिए एक बेस्ट इंडिकेटर का काम नहीं है, ये जानने के लिए फर्स्ट लिमिटेशन था ओनली एस्टीमेट। तो यहाँ पे हम हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें उसका करंट डेटा तो मिल जाता है, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते तो वो किसके ऊपर गिनते, तो वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन के ऊपर गिनते। तो क्या हमारा पॉपुलेशन हर साल कैलकुलेट होता है? नहीं। तो हमारा पॉपुलेशन कब कैलकुलेट होता है? तो हमारा पॉपुलेशन 10 साल के एक बार कैलकुलेट होता है। तो हम एक बार कैलकुलेट करके फिर बाकी के 9 साल क्या करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा इतना होगा, इस तरीके से एक अनुमान लगा के ही पर कैपिटा इनकम निकालते। तो जब हम अनुमान लगा के पर कैपिटा इनकम निकालते तो वो इनकम कैसे करेक्ट हो सकता है? सेकेंड, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एज द पर कैपिटा इनकम। आप लोगों को पता है नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें फेस आउट करना पड़ता है। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम भी नेशनल इनकम के साथ ही एडजस्ट होके काम करता है, यानी उसी के ऊपर चलता है। तो जब हमें उसे जो करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सेम वही प्रॉब्लम हमें पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पे भी फेस आउट करना पड़ता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है, जो डेटा है पॉपुलेशन वगैरह का या जो इनकम का, वो सारी चीज़ें जो है करेक्टली हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसलिए हमें डिफिकल्टीज बहुत होता है। डिफिकल्ट इन कंपैरिजन। सो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम को भी कंपेयर करने में बहुत मुश्किल देखा जाता है। कैसे? तो पर कैपिटा इनकम हर एक कंट्री अपने करेंसी में निकालता है। हर एक कंट्री का जो है ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या होता है, अपने कंट्री को अपने हिसाब से डेवलप करना। बट हमें फाइनली जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करना होता है तब हम क्या करते हैं, तो हम दूसरे कंट्री के साथ उसको कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करने के
लिए अब जो हमारा करेंसी रेट है और सामने वाले कंट्री का करेंसी रेट सेम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते, हर एक चीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते। जब हम उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते तो हर एक कंट्री का जो यूएस डॉलर का रेट है वो भी सेम हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो कोई कंट्री का लो है तो कोई कंट्री का वैल्यू मनी का करेंसी का ज्यादा है। तो हमारा 66 है तो ऑस्ट्रेलिया का 60 हो सकता है या 54 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूएस डॉलर में कम दिख रहा है तो वो कम डेवलप्ड है, वो ज्यादा भी डेवलप हो सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो अलग सा एक टॉपिक दिखता है कि हमें कंपैरिजन करने में भी ये प्रॉब्लम होता है। जब हमारा उनका और हमारा करेंसी का वैल्यू सेम नहीं है, डॉलर में भी डिफरेंस दिखता है, जब हम उसमें कन्वर्ट करके भी कंपैरिजन करेंगे तो कैसे वो करेक्ट कंपैरिजन होगा, ये डाउट सबसे पहले आता है इवन, और ये एक जेन्युइन डाउट माना जाता है। थर्ड वन जो भी हम इसमें कैलकुलेशन में करते हैं, ये फोर्थ वन आया सॉरी, जो फर्स्ट हमने देखा एस्टिमेटेड, सेकंड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, थर्ड कंपैरिजन नहीं कर सकते, फोर्थ हम जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वो इक्वली होना चाहिए, डिफिकल्टी इन द इक्वलिटी। सो हम क्या सोचते हैं, जब भी पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते तो नेशनल इनकम कैसे लोगों के बीच में बंटना चाहिए, तो नेशनल इनकम इक्वली सबके बीच में बंटना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, नेशनल इनकम जो भी आता है वो सबके बीच में इक्वली बटा हुआ नहीं होता है, एक जगह ज्यादा होता है तो एक जगह कम होता है। तो पर कैपिटा इनकम जब एक इंसान के माथे में 4000 भी आया हो तो क्या सही में वो इंसान 4000 कमाता है, तो वो सही में बोले तो नहीं कमाता। वो एग्जाम्पल आपके घर पे ले लो, पॉपुलेशन में तो आपके भाई, छोटे भाई जो पढ़ रहे हैं, इवन आप पढ़ रहे हो, आपका भी नाम कैलकुलेशन सेंसस पे लेके गए होंगे, तो उसका डायरेक्ट हम जब डिवाइड कर देते सारे पॉपुलेशन के साथ, तो जो नहीं कमा रहा है उसके ऊपर भी पर कैपिटा इनकम आ गया, तो वो कैसे एक करेक्ट इंडिकेटर का काम कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। फिफ्थ वन तो लिटरली बोल दिया है कि धोखा देने वाला इंडिकेटर है। तो पर कैपिटा इंडिकेटर की अगर हम बात करते तो ये पूरा एस्टिमेशन में चलता है, और इसके अलावा यहाँ पे हम सिर्फ एजम्पशंस करते। तो जब हम एजम्पशन और एस्टिमेट ही करते और जब हम इसकी कैलकुलेट करके पूरे पॉपुलेशन के ऊपर थोप देते तो कैसे ये जो है इंडिकेटर सही साबित होता है। तो ये तो धोखा देने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने इनकम पर कैपिटा एक इंसान के ऊपर आता है, जैसे मेरे पे 5000 है बट मैं 5000 कमा रही हूँ कि नहीं यही किसी को नहीं पता, तो कितना ये रिवेल करता है, ये जितना बताता है ऐसा लगता है उतना ही ज्यादा ये चीजों को छुपाता भी है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको धोखे का इंडिकेटर माना जाता है। सो नेक्स्ट हमने इंप्रूवमेंट ऑफ PQLI देखा। इंप्रूवमेंट ऑफ PQLI की बात करें, हम कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करने की कोशिश करते हैं, हम कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कंट्री के लोगों का ये बढ़ता जाए। जैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करते तो उनकी लाइफस्टाइल बदल जाता है। तो इसका मतलब एक इंडियन इकोनॉमी को कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी को, उनका इकोनॉमिक डेवलप हुआ कि नहीं ये जानने के लिए हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए वहां पे उस चीज को जो है PQLI को एक बेस्ट इंडिकेटर की तरह माना जाता है। अब सबसे पहले व्हाट इज PQLI? अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हम क्या खाते, हम क्या पहनते, हम किस तरीके से हमारी लाइफ निकालते, हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है, अगर होती है उसके बाद जो हमारी लग्जरियस हो रही है तो कितने हद तक हो रही है, कहाँ तक हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में छानबीन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इन इकोनॉमिक्स। तो उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक डेवलप हुआ कि नहीं ये गवर्नमेंट को पता चलता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मेनली 3 कैटेगरी देखा गया, फूड और जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये फर्स्ट आता है। सेकंड आता है ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड आता है इसके बाद जो बचा कुचा है, ठीक है, जो के सर्विसेज, हम कौन से सर्विसेज लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और लाइफ टाइम के लिए, वो सारी सर्विसेज को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे मेडिकल सर्विस आता है, फिर एजुकेशनल सर्विस आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आता है, तो ये सारी सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है। इन शॉर्ट इंसान जो भी कंज्यूम करके अपने लाइफ को चलाता है जिससे उसकी लाइफ और अच्छी बनती है, उसको PQLI बोला जाता है। उसके भी कुछ इंडिकेटर्स है और उसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स है जो कि वो हम आगे वाले पोर्शन में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो आज हम क्या देखेंगे? सो आज हम देखेंगे हमारे आगे का पोर्शन PQLI का एक्सपर्ट्स के बारे में, उसके लिमिटेशन के बारे में, उसके अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स आते हैं,
ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम देखेंगे। इन शॉर्ट PQLI के बारे में बहुत कुछ डिटेल में आज हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द PQLI in the further video from the textbook. So students, after seeing a short summarization of the previous portion, now we are here with the today's portion. So today we are going to start with the aspects which are included in the PQLI. Last time हमने PQLI के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखा. So आज हम उसके aspects के बारे में देखेंगे. So as usual मैं क्या करूँगी, रीड करूँगी, आप लोगों को सुनना है, फिर मैं उस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. The composition of goods and services consumed by an individual during a period of 1 year determines the physical quality of life. The following are determinants included in the list of goods and services. तो हम जो भी goods और services की combination consume करते हैं एक individual एक साल के अंदर, उस चीज़ों को PQLI के अंदर देखा जाता है. वो कौन से determinants है और किस तरीके से वो नीचे दिया गया है, कौन से goods और services को हम PQLI में काउंट अप करते, वो नीचे डिटेल में दिया गया. So let us move on with that topic. Food, calories, protein, fat proportion. हम कितने खाना खाते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, कितना कैलोरी का खाना खाना चाहिए, कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना फैट मिलना चाहिए, उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी PQLI में फर्स्ट देखा जाता है. सेकेंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर टू पॉपुलेशन. अब हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, हम जब बीमार हो तो हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए और हमारा मेडिकल सर्विसेज हमें किस तरीके का मिलता है, उसके लिए कितने डॉक्टर्स है और कितना पॉपुलेशन है, सारे पॉपुलेशन के लिए डॉक्टर्स हो जा रहे कि कम पड़ रहे, ये सारी चीज़ें भी PQLI में देखा जाता है. हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नंबर ऑफ हाउसेज, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस. तो कितने घर है और उनको रहने खाने के लिए साथ साथ कपड़े मिलते हैं कि नहीं है, तो कपड़े कितने, और एक घर के अंदर कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों के पास खुद का घर है, ये सारी चीज़ें भी PQLI के अंदर देखा जाता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पॉइंट ऑन द नेक्स्ट पेज. Education and entertainment, percentage of population getting primary and secondary education, TV, theater, etc. इसके अलावा हमें पढ़ाई कहाँ तक मिल रही है, जैसे कि प्राइमरी तक कितनों ने पढ़ा है, फिर सेकेंडरी कितने पढ़ रहे हैं, टीवी कितनों के घर पे है, थिएटर्स में कितने लोग जाते, ये सारी चीज़ों को भी PQLI में देखा माना जाता है. क्यों? क्योंकि एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थिएटर जाने से भी देखा जाता है. उसको स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए उसको एंटरटेन होना पड़ता है, उसके लिए वो थिएटर जा सकता है, टीवी देख सकता है. सो ये सारी चीज़ों को भी PQLI के अंदर कंसिडर किया जाता है. Transport, communication and information services, the extent of road, railway line, number of telephones per capita. तो इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कितना यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन कितना होता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज कितना मिलता है, जैसे कि कितने रोड है, हम एक जगह से दूसरी जगह बाई रोड कैसे जा सकते हैं, रेलवे के लाइन कितने, नंबर ऑफ टेलीविजन कैसे हैं पर कैपिटा के हिसाब से, ये सारी चीज़ें देखा जाता है. सिक्स्थ पॉइंट है एनर्जी, हम कितना एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि सनलाइट का एनर्जी हमें मिलता है, एयर मिलता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मिलता है, ये सारी एनर्जी हम कितने कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है. पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा शुद्ध और साफ पानी कितने लोगों को पीने के लिए मिल रहा है. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान को कम से कम कितने साल तक जीना चाहिए. सेकेंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 0 से लेके 2 साल के बच्चे, नवजात शिशु जो बोला जाता है, वो कितने मर जाते पैदा होते, क्यों मरते, वो सारी रीज़न. और ड्रेनेज फैसिलिटी, गटर की व्यवस्था कितनी है लोगों के बीच में और कितनी अभी ज़रूरत है. सो ये सारी चीज़ें भी PQLI में देखा जाता है. सो ये 10 एक्सपर्ट्स जो है डिटेल में PQLI में देखा जाता है. सो नाउ अ पैराग्राफ इज गिवन, आई एम गोइंग टू रीड इट, लिसन इट केयरफुली, देन वी विल सी अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक. If there is improvement in the above 10 aspects, then it can be said that there is improvement of PQLI of human life. If there is no improvement, then it can be found out as there where improvement is needed and remedial measures can be adopted to increase the rate of development. Every indicator can be relatively expressed. That indicator which has the highest value is given 100 ppts. Now, developed countries give greater importance for the improvement of the
PQLI। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, इसके जो 10 एक्सपर्ट्स ऊपर दिए गए, ये सारे के सारे एक इंसान की जो लाइफ जीने की क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। इसलिए अगर यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ऐसा हमें लगता है, तो कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें और कुछ स्टेप्स लेके उसको मेजर करके इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और कहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से रेट को इंक्रीज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान देता है। हर एक इंडिकेटर को कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे हर एक इंडिकेटर को ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर्स दिए जाते हैं, यानी 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि US है, ये सारे, तो ये लोग क्या करते हैं, PQLI को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो ये था तुम्हारा इसके ऊपर का टॉपिक। नाउ लेट अस मूव ऑन विद द PQLI इंडेक्स। So now let us move on with the physical quality of life index PQLI. Increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development, as it has number of limitation. Increasing income of the country is concentrated in the hand of few people, which is not development. The development of a country should be such that the living standard of the poor rise, the basic requirement of the citizens are fulfilled. Keeping this in mind, Morris present the physical quality of life index, which is in short known as PQLI. In this index, betterment of physical quality of life of human being is considered as economic development. The level of physical quality of life determines the level of economic development. If any country's physical quality of life is higher than that of the other country, then that country is considered as more developed. There are 3 standards to measure the physical quality which are deposited here. सो PQLI का मतलब क्या, जब भी नेशनल इनकम में इंक्रीज देखा गया हो या पर कैपिटल में देखा गया हो, बट वो रियल इंडिकेटर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नहीं है ऐसा माना जाता है। क्यों? उसमें नंबर ऑफ लिमिटेशंस देखा गया है। जैसे इंक्रीजिंग इनकम का, एक कंट्री का जो इंक्रीजिंग इनकम है, इसके साथ साथ कुछ लोगों की यानी इन हैंड लोगों की जो डेवलपमेंट है ये नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ऐसा माना नहीं जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का मतलब जहाँ पे लोगों का जो मतलब खास करके जो पुअर्स है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, उनका जो जिंदगी और थोड़ा बेटर हो जाए, उसको ट्रू सेंस में डेवलपमेंट बोला जाता है। हर एक बेसिक रिक्वायरमेंट सारे सिटीजन का फुलफिल होना चाहिए। इवन ये चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए और ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए मॉरिस ने ये PQLI के इंडेक्स को प्रेजेंट किया है। तो ये PQLI का इंडेक्स का मतलब इन शॉर्ट फिजिकल लाइफ क्वालिटी ऑफ इंडेक्स को PQLI में बोला जाता है। इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों की कैसे भला होगा, लोगों की कैसे लाइफस्टाइल सुधर सकती है, लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर किया और वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऐसा माना गया है। इवन ये जो लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी होता है ये डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक लेवल को। ठीक है, कोई भी कंट्री हो अगर उनकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है दूसरे कंट्री से, इसका मतलब वो कंट्री हम दूसरे कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है। अब USA ही ले लो, USA के लोग की जो खाना पीना होता है, कपड़ा होता है, घर होता है, ये सारी चीज़ें हमसे बहुत बेटर है, तो हम क्या सोचते हैं वो कंट्री डेवलप्ड है, जबकि हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके तरह ही डेवलप्ड है। बट आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर है और जिनका बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होता, तो वो लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और वो लोग अगर डेवलप होंगे तो वही ट्रू सेंस में डेवलपमेंट है ऐसा माना जाएगा। इस तरीके से PQLI को यहाँ पे 3 टॉपिक के अंदर अलग क्लासिफाई करके बताया गया है। डेपिसिटेड मतलब नोट किया गया है। वो कौन सा टॉपिक है? लेट अस मूव ऑन एंड सी इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। 3 determinants of physical quality of life index
एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। PQLR को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। एक है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, कहाँ तक एजुकेशन किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान को कितना जीना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा नवजात शिशु क्यों जल्दी मर जाता है और वो रेट कैसे कम किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाता है। First, extent of education. Literacy level of the country determines the situations of education. The percentage of population educated out of the total population determines the extent of education. अब extent of education का मतलब क्या? कोई भी country में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये क्या बताता है? Current situation of the education के बारे में बताता है। But यहाँ पे total population अगर 85% है, उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे? For example 100 लोग हैं, 100 लोग में से कितने लोग पढ़े लिखे? तो सिर्फ 57। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब सिर्फ जो 57% लोग पढ़े लिखे उसको एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन माना जाएगा। सो सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आई एम गोइंग टू रीड इट, लिसन इट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नंबर ऑफ years a child is accepted to live at the time of birth is known as life expectancy. It shows the average life. If life expectancy rise, it can be said that the medical services of the country is good. So एक बच्चा जन्मता है, तुरंत ही वो कितने साल जी सकता है, अगर वो चीज़ कोई एक्सेप्ट करता है, सिर्फ बताता है, वो अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे 68 एज तक तो अभी जीना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, ऐसा माना जाता है। तो उस टाइम पे बर्थ के टाइम पे ही वो कितना जी सकता है, उसकी बॉडी हेल्थ कंडीशन से बताया जाता है, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इससे क्या पता चलता है? एवरेज लाइफ के बारे में डिटेल में पता चलता है। अगर कोई बच्चा उसके बाद जो टाइम दिया उससे भी ज़्यादा जीता, इसका मतलब वो कंट्री का जो है मेडिकल सर्विसेज बहुत ही अच्छा है, ऐसा माना जाएगा। क्यों? बीमारियाँ आएगी, बीमारियाँ हटा दिया जाएगी तो वो आगे जीने वाला है। अगर बीमारियाँ नहीं हटी तो वो मर गया, तो फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बताया उससे भी कम होगा। तो ये पूरा का पूरा मेडिकल सर्विसेज पे डिपेंड होता है, ऐसा माना जाता है। Infant mortality rate. During a year, number of infant who dies before 1 year out of 1000 birth is known as infant mortality rate. If infant mortality rate falls, it can be said that healthcare services of the country is good. तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब नवजात शिशु, जो बच्चा आज जन्म रहा है तब से लेके 1 साल तक उसको कंपलसरी जीना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी मम्मी के दूध के ऊपर जीता है। तो उसका मतलब उसकी मॉम की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो बच्चे का हेल्थ भी अच्छा होगा। बट वो 1 साल होने के पहले ही मर जाता है। वैसे 1000 बच्चों में कितना बच्चा मरता है, ये काउंटिंग जब लिया जाता है उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होता है उतनी वो कंट्री की हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी है, ऐसा माना जाएगा। सो ये यानी पढ़ाई, लाइफ के लिए जो हमारा जीना, हम जीने के लिए खाना पीना सब देखते, फूड वूड सारे आ जाते, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इवन नवजात शिशु जो खुद खा नहीं सकता उसके पर भी हम ध्यान देते, इसलिए PQLI को एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो अब PQLI कैसे फाइंड करेंगे? तो अलग अलग टॉपिक है। तो PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स। तो PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी रेट को प्लस करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ, फिर प्लस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के साथ। तो इस तरीके से तीनों को जब हम ऐड करते हैं उसमें से जो एवरेज आता है उसको बोला जाता है PQLI। तो ये डायरेक्ट ऐड करने के बाद 300 हो जाता है, क्योंकि एक टॉपिक को हमने 100 पॉइंट्स दिया है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो अंटिल नेक्स्ट पोर्शन, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बट एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, अंटिल नेक्स्ट के पहले तो अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे जिससे आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने डिटेल में PQLI के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखा, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट्स के बारे में देखा, फिर उसके अंदर इंडेक्स के अंदर कौन सी चीज़ें आती
आती हैं और कैसे उसको क्लासिफाई करना चाहिए और कैसे उसको समझना चाहिए, वो सारी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बहुत कुछ देखा है। सो आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बट अगर कोई टॉपिक नहीं है समझ में आया और अगर कोई चीज़ आपके लिए क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें अभी अब एक छोटा सा समराइजेशन करेंगे, उससे क्लियर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। सो what we have seen, so we have seen that PQLI's experts of PQLI के अंदर 10 टॉपिक कवर अप किया गया है। ये ऐसे 10 बेसिक नीड्स है जिसके बिना कोई भी इंसान जी नहीं सकता, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फूड। सो फूड में हमें कितना कैलोरीज मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, उसका प्रपोर्शन देखा जाता है। सेकेंड है हेल्थ सर्विसेज। आपको पता है मेडिकल सर्विसेज के बिना हम बहुत लंबे समय तक जी नहीं सकते, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर भी काफी कुछ ध्यान दिया गया है। थर्ड है हाउसिंग। आपको पता है रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, ठीक है। तो थर्ड बेसिक नीड ही हमारा मकान होता है, तो मकान के बिना ये हो नहीं सकता। सो कितने लोगों के पास खुद का मकान है और एक मकान के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसका एवरेज भी निकाला जाता है। फोर्थ है क्लोथिंग मतलब घर के साथ कपड़े भी, तो रोटी कपड़ा मकान ही हम बोलते हैं ना, तो कपड़ा और मकान तो साथ में ही आ जाता है। तो इवन हमें कपड़े किस हिसाब से मिलते हैं, हमें हमारी बेसिक नीड 2 जोड़ी तो चाहिए एक महीने के लिए, 10 दिन के लिए 2 जोड़ी मानते, तो उस हिसाब से मिलता है कि नहीं वो चीज़ भी देखा जाता है। फोर्थ आता है हमारा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन मिला है कि सेकेंडरी एजुकेशन मिला है, टीवी है कि नहीं घर पे, थिएटर्स कितने हैं और कितने लोग जाते हैं, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें भी डिसाइड होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम कर करके जो इंसान थक जाते हैं वो एंटरटेन होने के लिए मूवी देखने जाता है, तो एंटरटेनमेंट भी तो लाइफ में ज़रूरी है, वरना उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है ऐसा कैसा हम मान सकते हैं। फिर फिफ्थ आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रोड्स, बाई रोड्स कितने जा सकते हैं, रेलवे का सर्विसेज कैसा है, फिर नेटवर्क इश्यूज कैसे हैं, कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडबैंड्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी, यानी एक दूसरे से हम बात कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू, ये सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान दिया जाता है। सिक्स्थ है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। जैसे एक इंडिविजुअल होता है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, सन एनर्जी तो अबेंडेंस में उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट अगर हम बात करें फ्यूल कितना करता है, उसको कोल की कितनी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कितना करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी तो ध्यान देना चाहिए ना। सो वो सारी चीज़ें भी इसमें गिना जाता है। नेक्स्ट आता है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। सो प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो इंसान ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। अगर उसी में उसको गंदा पानी मिलता हो तो उसकी बीमारियां लड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो उसकी लाइफ अच्छी होने के लिए साफ पानी की भी ज़रूरत रहती है, तो वो चीज़ को भी डिटेल में देखा जाता है। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उसको मिनिमम कितने साल तक जीना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है अभी करंटली 65 ईयर्स तक जीना चाहिए ऐसा माना जाता है, 65 to 68 माना जाता है, ठीक है। तो उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से वो जी रहा है कि नहीं, उसके इतना हेल्थ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा जन्मता है उससे 1 साल के अंदर कितने बच्चे जल्दी मर जाते, क्यों मरते, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। एंड फाइनली अभी लास्ट जो है वो है ड्रेनेज फैसिलिटीज़। आप लोगों को सबको पता है कि ड्रेनेज फैसिलिटीज़ होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन होकर बाहर निकलने के लिए हमारे पास ड्रेनेज फैसिलिटी होता है। आप विलेज सब ले लो, वहाँ पे कार कुआं होते थे तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं होता था, उससे भी बीमारियाँ ज़्यादा फैलती थी और प्रॉब्लम होता था, तो वो चीज़ों को भी PQLI में देखा जाता है। अब PQLI की इंडेक्स की बात करते हैं, ये तो एक्सपर्ट्स की बात की है। इंडेक्स की बात करें तो PQLI इंडेक्स के अंदर 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। अब PQLI का मतलब क्या, अगर आप कोई भी कंट्री को ले लो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इसका मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो बढ़ रही है। बट नेशनल इनकम जैसे बढ़ता है और पर कैपिटा मतलब इनकम बढ़ता है, इसका मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो नहीं, वो नहीं बढ़ा। लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले देखा जाता है। अगर उनकी बेसिक
रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो ही वो कंट्री अच्छी तरीके से डेवलप होता है, ऐसा माना जाएगा। ऐसा मान लेते कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, बट लोग आज भी यहाँ गरीब है, इनको आज भी 3 टाइम खाना नहीं मिल पाता है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो क्या हमारा कंट्री डेवलप है ऐसा हम मान सकते? तो नहीं, हम नहीं मान सकते। तो हम कब मान सकते हैं? जब हमारी कंट्री के अंदर लोगों को सारे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, उसके बाद ही हम वो चीज़ को PQLI डेवलप हुआ यानी इकोनॉमिक डेवलप हुआ ऐसा मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट जो है ये PQLI का कौन लाया? तो PQLI का कॉन्सेप्ट मोरिस करके एक इंसान ने ध्यान से देखा, उसको ऐसा लगा कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलप करना मतलब पैसों के लेवल पे कम डेवलप करना नहीं होता, पैसों के लेवल पर तो कोई भी डेवलप कर सकता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो इंपॉर्टेंट क्या लगता है? गरीब लोग भी अगर साथ में ही इनकी लाइफस्टाइल अच्छे से सुधारते जाएंगे तो ही वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ऐसा माना जा सकता है। इसलिए वो चीज़ को एनालाइज करने के लिए और वो चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए PQLI को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में बताया है। तो PQLI को 3 सब टॉपिक्स में अगर बांटते हैं तो वो कौन सी टॉपिक है जिससे हमें वो इजीली समझ में आ सकता है। सो फर्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, सेकेंड है लिटरेसी रेट, एंड थर्ड जो है लिटरेसी लेवल या रेट बोल सकते हो, थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या? हमारा टोटल पॉपुलेशन क्या है? 100%। अब 100% में से कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें से जितने पढ़े लिखे हैं उतना अपना एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन माना जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री तब डेवलप हो सकता है जब उनके जो सिटीजन्स है ये पढ़े लिखे हो और अच्छी तरीके से जेन्यून और डिसिप्लिन हो तब। इसलिए हमें लिटरेसी रेट को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ देखा जाता है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब भी एक बच्चा जन्मता है तुरंत ही वो बता दिया जाता है कि कितने साल तक जी सकता है उसके हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, यानी उसकी शरीर और उसके जो हेल्थ है उस कंडीशन के ऊपर। अगर उस जो चीज़ हम डेफिसिट करते हैं उससे ज़्यादा भी अगर वो जीता है, इसका मतलब उस कंट्री का जो है मेडिकल सर्विसेज बहुत ही बेस्ट है, ये माना जाता है। नेक्स्ट आता है जो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो आज बच्चा जन्मा है 0 से लेके 1 साल तक उसको जीना ही जीना है कंपलसरी। अगर वो 1 साल पहले मर जाता है तो क्यों मरता है उसकी हमें रेट निकालना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी का दूध पीता है, उसकी मम्मी अगर प्रॉपरली उसका लाइफस्टाइल ना हो तो वो बच्चा मर सकता है। तो उसका लाइफस्टाइल प्रॉपर कब होगा? जब वो पुअर ना हो, उसको खाना पीना अच्छे से मिलता, बट वो गरीब हो तो वो बच्चा ऑब्वियसली मरने वाला है, यानी कुपोषण के शिकार ऐसे बताते ना, तो उस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसलिए 1000 बच्चों में कितने नवजात शिशु मरे हैं इसका जो रेट निकाला जाता है उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और जितना ये रेट गिरता जाता है उतना वो कंट्री जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी में डेवलप हो रहा है ऐसा माना जाता है। अब ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं यानी एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन प्लस लिटरेसी लेवल प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो इक्वल टू PQLI माना जाता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आई hope that you all have understood the today's topic in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fine, safe and healthy at home. Until that, Jai Hind, Jai Bharat to everyone.